आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ब्याज दरों, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति पर विमुद्रीकरण के प्रभाव की विवेचना करें। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे आम जिंदगी से ही संबंधित है। तो कुछ सालों पहले आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में एक ऐसी प्रक्रिया की गई थी 14 नवंबर को, जब हमारे पूरे विश्व में क्या किया था, विमुद्रीकरण करा दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अर्थात जितने भी हमारे पुराने नोट थे उन सभी को बंद करके एक नए नोटों का निर्माण किया था और उसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है और इसका क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है, और हमारे ब्याज दरों, निजी संपत्तियों और अचल संपत्तियों पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको साधारण भाषा में बताया और हमारी आम जिंदगी के साथ हो रखा है, तो उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है। तो विमुद्रीकरण हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जब अर्थव्यवस्था में किसी देश में कोई सरकार क्या करता है, मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करता है और एक विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर देता है। अर्थात जो हमारी पुरानी मुद्रा है उसकी कानूनी वैधता समाप्त कर देता है। जो पुराने नोट होंगे वो अब कागज के बराबर हो जाएंगे। तो विमुद्रीकरण क्या करता है, एक अर्थव्यवस्था में जो उनके देश की सरकार है, सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में क्या करेगा, हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करता है करते हुए क्या करेंगे, वो करते हुए एक विशेष या फिर हम लिख सकते हैं किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर देना। वैधता समाप्त कर देना अर्थात जो भी हमारा पुराना मुद्रा होगा उसका जो मूल्य होगा वो शून्य हो जाएगा, कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण का अर्थ होता है एक अर्थव्यवस्था में उनकी सरकार द्वारा मौद्रिक प्रणाली में हस्तक्षेप करना तथा किसी एक विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता को समाप्त कर देना। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ऐसा करने का। इनका बहुत ही मुख्य उद्देश्य होता है ये प्रक्रिया को लाने का, क्योंकि ये एक छोटी मोटी नियम कानून नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा नियम है जिसको लागू किया जाता है सरकार द्वारा। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो इनके मुख्य उद्देश्यों को जान लेते हैं। सबसे पहला इनका उद्देश्य होता है काले धन को समाप्त करना। अर्थात कई बार क्या करते हैं लोग, बहुत सारा पैसा धन अर्जित कर लेते हैं और सरकार को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पास
उन सभी पैसों को रख लेते हैं और उनका पता भी नहीं लगने देते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं, तथा उनको करों का भी भुगतान वो नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब एक विमुद्रीकरण एक अर्थव्यवस्था में कर दिया जाएगा, तो जितने भी पुराने उनके पास जो नोट रखे होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। अगर उन धनों को जो कि रखा हुआ है तो उनको सरकार को दिखाना पड़ेगा, और सरकार को दिखाने के साथ ही साथ उन सभी धनों पे सरकार को कर भी देना होगा। तो इससे क्या होता है, हमारे काले धन को समाप्त करने के लिए किए जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसको हम विमुद्रीकरण कह सकते हैं। और दूसरी क्या इसका उद्देश्य है, दूसरा इसका उद्देश्य हो जाता है नकली नोटों के छापने को बढ़ावा ना देना, तथा नकली नोटों जो होती है उन सभी को समाप्त कर देना। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना। बाजार में आजकल क्या होता है, कई प्रकार के, अगर कई सालों से वही नोट हमारे चले आ रहे हैं, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, नकली नोट छापने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनका मुख्य अर्थ पता चल जाता है। तो विमुद्रीकरण द्वारा पुराने नोटों को समाप्त करने से नकली नोट भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात आजकल हम सभी किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम अपने मोबाइल के फ़ोन के द्वारा ही हम जो चाहे जिस वस्तु को खरीदना चाहे, जिस वस्तु को लेन देन करना चाहे, हम क्या कर सकते हैं, उसमें से फ़ोन से ही भुगतान कर सकते हैं अपनी बैंकों की सहायता से। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी एक विमुद्रीकरण को लाया जाता है सरकार द्वारा एक अर्थव्यवस्था में। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिसके द्वारा सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश में जितने भी काला धन हो रहे हैं वो सभी को दूर किया जाए, वो सभी सामने आए, और साथ ही साथ वो क्या करे, जितने भी नकली नोट हैं उन सबको बंद करवाए, और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को क्या बनाए, हमारे अर्थव्यवस्था को कौशल और पूर्ण बनाए, देकर कैशलेस, जिसको हम कह सकते हैं कैशलेस, को कैशलेस बनाना। तो ये सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, ये 3, जिसके द्वारा सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उनके जो भारत में जितने भी काले धन, जितने भी गलत काम हो रहे हैं एक नोट से संबंधित, वो बंद हो जाए। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ब्याज दरों और निजी संपत्तियों और अचल संपत्तियों की पर विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, काले धन को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात इन ब्याज दरों तथा अचल संपत्ति और हमारी निजी संपत्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। निजी संपत्ति सरकार के निगरानी में आ जाती है। निजी संपत्ति क्या होता है, ये सभी गतिविधियां क्या होती हैं, सरकार के समान में आ जाती हैं। कि सरकार को पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के पास कितना धन है, कौन व्यक्ति गलत काम करके उनके पास ज़्यादा गैर कानूनी कार्य करके ज़्यादा धन तो इकट्ठा नहीं कर रखा है। तो ये सभी कार्य क्या होते हैं, ब्याज दरों पे, अचल संपत्तियों और निजी संपत्तियों पे, ये सभी क्या होते हैं, सरकार के निगरानी में आ जाते हैं।
अर्थात ये सभी क्या होते हैं, सरकार के निगरानी में आ जाते हैं और सरकार को पता चल जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास कितना धन है। कभी कभी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कोई कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर होते जाते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति हमेशा गरीबी दर से नीचे ही रेखा में रहते हैं और वो उनको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उस चीज को संतुलन में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, विमुद्रीकरण करते हैं। विमुद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है एक अर्थव्यवस्था में। तो ये हो गए इनके मुख्य उद्देश्य, विमुद्रीकरण का अर्थ और इस प्रश्न का उत्तर, जो कि हमने विस्तार से जान लिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।